प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस मामले में ईडी की शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिली है। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा गया। कोर्ट ने कहा कि ईडी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। अपराध की आय, तलाशी और जब्ती, गिरफ्तारी की शक्तियां, संपत्तियों की कुर्की और जमानत की दोहरी शर्तों के पीएमएलए के कई प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उन ताकतों को बरकरार रखा जिसका इस्तेमाल आज तक वो करती आई। ईडी अधिकारियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के आधार पर खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। मतलब अगर आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो कोई जरूरत नहीं है कि ईडी आपको बताए। ईसीआईआर, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती। यह ईडी का आंतरिक दस्तावेज है, आरोपी को देने की जरूरत नहीं है। ईसीआईआर की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 242 याचिकाएं थी और सब ये चाहते थे कि कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो उनके हिसाब से मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। जैसे गिरफ्तारी के वक्त ये बताया जाए कि आप गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं। उसके अलावा जो दस्तावेज है जिसे एफआईआर मानने से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर वाला दस्तावेज नहीं है, यह आंतरिक दस्तावेज है, इसे देने की जरूरत नहीं है। कादम्बनी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कादम्बनी, जब ये सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची होंगी, 242 जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, उन सबको उम्मीद रही होगी कि शायद कोई ऐसी राहत उन तक आए जो उनकी जिंदगी को आसान बना जाए, क्योंकि उसमें से ज्यादातर आरोपी भी हैं अभी। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन सारे याचिकाकर्ता के लिए बहुत बड़ा झटका और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत। बिल्कुल शारिक, देश की सबसे बड़ी अदालत है तो जो भी यहाँ आता है वो आखिरी उम्मीद मानकर ही यहाँ पर आता है। उसको लगता है कि और कहीं से कुछ नहीं मिला तो शायद यहाँ से मिल जाए। हालांकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है आमतौर पर वो काफ़ी जो पहुँच वाले लोग होते हैं वही कर पाते हैं, क्योंकि मनी है तभी लॉन्ड्रिंग होगी। लेकिन यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए का जितना भी प्रावधान है, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रावधान है, उन सबको अब हरी झंडी दिखा दी है। लगातार इसको ट्रैक कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, एक फैक्टर जो कि टेक्निकल फैक्टर है, मनी बिल के तौर पर इसमें अमेंडमेंट हुए थे, उसके अलावा हर प्रावधान जो है जिसको कहा जा रहा था कि वायलेट करता है संवैधानिक अधिकार नागरिकों का या फिर एक राजनीतिक वेंडेटा के तौर पे इस्तेमाल, हर एक को सुप्रीम कोर्ट ने हर दलील सुनने के बाद हरी झंडी दी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अपने क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखें, यानी आपराधिक न्याय शास्त्र को देखें, तो भारत का जो कानून है वो आरोपी को बहुत सारी सुविधाएं देता है। उसको एफआईआर की कॉपी मिलेगी, उसको चार्जशीट की कॉपी मिलेगी, अदालत में उसको पक्ष रखने का मौका मिलेगा, गवाहों से जिरह करने का मौका मिलेगा, अफसरों से जिरह करने का मौका मिलेगा, हर मोड़ पर उसको मौके मिलते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो दोषी है या नहीं है, उसने अपराध किया है या नहीं किया है, ये साबित करना जांच एजेंसियों का काम होता है। उनके ऊपर ये बोझ होता है कि वो साबित करें। इसलिए हम देखते हैं कि अदालतें जब फैसला देती हैं, किसी को बरी करती हैं, तो वो ये लिखते हैं कि एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है। लेकिन यहाँ इस केस में ये सब उल्टा है। इस केस में बिना गिरफ्तारी के कारण बताए आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, आपको ईसीआईआर की कॉपी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, पहले भी नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलेगी, कि ये एक एफआईआर नहीं है, ये एक आंतरिक दस्तावेज है। दूसरी बड़ी चीज़, आपको जो आप गवाही देंगे वो कोर्ट ऑफ लॉ में, अदालत के सामने सबूत माना जाएगा, जो क्रिमिनल जो सीआरपीसी है, जो आम अपराध हैं, उनमें नहीं होता है। उससे अगली बात यह है कि वो सबूत के तौर पर आपकी बात ही आपके खिलाफ सबूत बन जाएगी कोर्ट में। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि ईडी जबरदस्ती जुर्माने का वो करके डरा धमका कर बयान ले सकती है, उसको भी नकार दिया। अब उससे एक और बात ये कि अब आपको साबित करना है, आरोपी को ये सबूत देना है कि उसने अपराध नहीं किया है। यानी एजेंसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। एजेंसी के ऊपर ना गिरफ्तारी के कारण बताने का दबाव है, ना कोई जब्ती, बिना बताए जब्ती करने का, बरामद की वो वसूली कर सकती है। एजेंसी आपकी प्रॉपर्टी पहले दिन अटैच कर सकती है क्योंकि आप आरोपी हैं उसकी नज़र में, और तब तक वो प्रॉपर्टी अटैच रहेगी जब तक कि अदालत आपको बरी ना कर दें। और ये एक चीज़ बताइए आशीष कि ये सारी चीज़ें हमने देखा कि बिल्कुल उलट हो गया सीआरपीसी के, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये माना जाता है कि वाइट कॉलर क्राइम का यहाँ भी सॉल्व होते हैं, सीआरपीसी में उसके लिए काफ़ी कानून हैं। तो स्पेसिफिक ये, और जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दलीलें दी कि क्यों ज़रूरी है, ये प्रावधान ज़रूरी है, पीएमएलए क्यों ज़रूरी है, वो क्या है?
जी देखिए, जो पीएमएलए आया था 2002 का ये कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में जब ये कानून आया था, उसके बाद उस समय सरकार को ये लगा था कि यूपीए की सरकार थी, ये लगा था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जो बढ़ गई थी, यानी जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगे, विदेशों देश के बाहर से सब आने लगे, डिजिटल मनी हो गई, तो अब कोई देश की कोई भी पुलिस, राज्य की पुलिस हो चाहे सीबीआई, ये पता नहीं लगा सकती कि किसका पैसा किस देश से कहाँ रूट हो रहा है। तो उसके लिए उस समय जरूरत पड़ी एक स्पेशलाइज एजेंसी की, और उसको विशेष कानून के हथियार के तौर पर दिए जाएं, उसको अधिकार, ताकि उन अधिकारियों का इस्तेमाल कर ले, नहीं तो व्यक्ति जाएगा, बेल मिल जाएगी कोर्ट से। बिल्कुल, तो ये बड़ा अहम मसला है और फैक्टर भी है, लेकिन अब यहाँ पर जब हरी झंडी मिल गई है, इन प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई, तो जैसे कार्रवाई ईडी की चल रही थी पीएमएलए के तहत, वैसे ही चलती रहेगी। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए कि कोर्ट ने क्या कुछ आज कहा, क्या कुछ फैसला रहा।